हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक आरपीएससी की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है जिसमें पोस्ट होने वाली है आपकी वाइस प्रिंसिपल और सुपरिटेंडेंट आईटीआई की। टोटल इन्होंने 36 पोस्ट के लिए यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट की हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिए आप, जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट होने वाली हैं वो है 36 और उसके अकॉर्डिंगली कैटेगरी वाइज इस नंबर ऑफ पोस्ट का इन्होंने क्लासिफिकेशन यहाँ पे कर रखा है। यहाँ पे अगर हम बात करें कि पे मैट्रिक्स लेवल क्या होने वाला है, तो पे मैट्रिक्स लेवल से पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ पे आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अगर आप देखें तो क्या है। सेकंड क्लास डिग्री इन सिविल और मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट क्लासिफिकेशन। तो काफ़ी सारे ब्रांचेस के लिए इन्होंने ये वाली जो पोस्टें हैं वो निकाली है। यहाँ पे अनिवार्य ये जो है आपकी जो है मैंडेटरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, तो अगर आपकी सेकंड क्लास डिग्री भी है किसी भी इन ब्रांचेस में से तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। लेकिन साथ ही उसके साथ एक क्या होना चाहिए, आपके पास 1 ईयर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। इसके अलावा जो दूसरा इन्होंने दिया है वो क्या है, वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट एंड नॉलेज ऑफ राजस्थानी कल्चर। तो ये आपकी जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है इसके अंदर। इसके बाद अगर आप देखें यहाँ पे अगर हम पे मैट्रिक्स लेवल की बात करें तो ये आपका लेवल 14 पे मैट्रिक्स लेवल होने वाला है और ग्रेड पे यहाँ पे रहेगी आपकी 5400। ठीक है, आयु सीमा की बात करें तो 1 जनवरी 2025 को न्यूनतम 20 वर्ष और अधिकतम आपकी 40 वर्ष से कम होनी चाहिए वो आयु। लेकिन अकॉर्डिंग टू कैटेगरी यहाँ पे इन्होंने एज रिलैक्सेशन दे रखा है, तो इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आप देख सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे आपको जो परीक्षा की अवधि है, परीक्षा की अवधि की अगर हम बात करें, सॉरी परीक्षा नहीं, जो एप्लीकेशन फॉर्म आपको भरना है उसकी अवधि की अगर हम बात करें तो वो डेट आपकी ये 10 जुलाई से फॉर्म भरना स्टार्ट होंगे और 8 अगस्त तक फॉर्म भरे जा सकेंगे। ठीक है, तो अभी फॉर्म भरना स्टार्ट नहीं हुआ है, बट 10 जुलाई से आप फॉर्म भर सकते हैं इसके अंदर और लास्ट डेट इसकी है 8 अगस्त। ठीक है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग लास्ट डेट का वेट ना करें, जैसे ही फॉर्म भरना स्टार्ट हो जो भी फॉर्मेलिटीज हैं आप वो पहले ही कंप्लीट करके रखिए। जो भी लाइक अगर आधार कार्ड में कुछ अपडेट करवाना है या आपकी जो भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स है उसको बना के रखना है, उसका भी इन्होंने परफॉर्मा दे रखा है इस एप्लीकेशन फॉर्म में। अभी हम देखेंगे कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कैसा इन लोगों ने मांगा है इसके अंदर, और जो भी अगर फोटोज आपको अपलोड करने के लिए क्लिक करनी है, जो भी मतलब आप जो भी फॉर्मेलिटीज हैं वो पहले ही कंप्लीट करके रखिए ताकि जब फॉर्म भरें तो फॉर्म भरने में दिक्कत नहीं आए। मैं कई बच्चों को देखती हूँ, बच्चे बहुत कमेंट्स में लिखते हैं कि मैम ये दिक्कत आ रही है, ये दिक्कत आ रही है। तो वो दिक्कत इसलिए आती है फर्स्टली तो कि आप ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन ढंग से पढ़ते नहीं है। आप इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को अगर ढंग से पढ़ेंगे तो ही आपकी काफ़ी 90% प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएंगी। बाकी बात रही कि कभी कभी पोर्टल पे जो दिक्कत आ जाती है वो एक तरीके से एडिशनल इश्यूज हैं, तो उसके लिए इन्होंने हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं। होपफुली कई बार वहाँ से आंसर्स भी आ जाते हैं, बट प्लीज़ आप ट्राई करें कि लास्ट डेट का वेट ना करें, थोड़ा सा जैसे ही फॉर्म भरना स्टार्ट हो तभी आप फॉर्म भरना स्टार्ट करें ताकि कोई भी अगर परेशानी आ रही है तो आपके पास सफिशिएंट टाइम हो उसको सॉल्व करने का। आपको ये आवेदन प्रक्रिया की अगर हम बात करें तो ये फॉर्म भरने के लिए आपको अपने एसएसओ आईडी पे लॉगिन करना होगा और वहाँ पे जो भी निर्देश दिए गए हुए हैं, यहाँ पे देखिए इन्होंने पूरी प्रक्रिया बता रखी है। यहाँ पे ये जो मैं आधार कार्ड वाली बात कर रही हूँ, देखिए यहाँ लिख भी रखा है इन्होंने, यदि आधार कार्ड में लगी हुई फोटो 3 वर्ष या उससे अधिक पुरानी है तो ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व आधार कार्ड में त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि और फोटो को अपडेट कर लें ताकि सही सूचना आवेदन पत्र में दर्ज हो सके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और आवेदन जो ये आधार कार्ड है ना, इसको अपलोड कर इसके अंदर अपडेट करवाने में भी बहुत टाइम लग जाता है, तो आप प्लीज इस आवेदन प्रक्रिया को बहुत केयरफुली पढ़िए। जो भी इसके अंदर रिक्वायरमेंट्स मांगी गई हैं उनको अभी आप कंप्लीट करके रखिए ताकि जब आप फॉर्म भरें तब आपको कोई भी दिक्कत ना आए। ठीक है, इसको पूरा पढ़िएगा, आरपीएससी पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन अवेलेबल है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं, ये तो हो गया हमारा ओटीआर यहाँ पे करना होगा, जिसके लिए जो जनरल कैटेगरी या फिर जो ओबीसी कैटेगरी है उसके लिए यहाँ पे 600 रुपये होने वाली है ओटीआर की फीस, और जो बाकी अदर कैटेगरीज है उनके लिए कितनी है यहाँ पे 400। अब हम बात करते हैं जो एग्जामिनेशन होगा, ठीक है, उसका क्या पैटर्न रहेगा और सिलेबस के बारे में इन्होंने यहाँ पे क्या मेंशन किया है। तो अगर आप एग्जामिनेशन देखें तो यहाँ पे एक पेपर होने वाला है, ठीक है, जिसके अंदर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे 150 होंगे अकॉर्डिंग टू
ब्रांच वाइज आपका इसका पेपर होगा। जैसे अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से करते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली आपकी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 150 आएंगे। तो रेस्पेक्टिवली ब्रांच के अकॉर्डिंगली आपकी नंबर ऑफ क्वेश्चंस होने वाले हैं 150। टोटल मार्क्स भी यहाँ पे 150 होंगे, ठीक है। और आपको यहाँ पे जो एग्जाम ड्यूरेशन है वो कितनी दी जाएगी, 2 घंटे 30 मिनट, यानी 2.5 घंटे का आपका पेपर होने वाला है। 150 क्वेश्चन है और 150 आपके मार्क्स है। और आपके पास मिनट्स भी देखा जाए तो कितने हैं यहाँ पे, देखो 2 घंटे तो 120 मिनट्स प्लस 30 मिनट्स यानी 150 मिनट्स। तो आप समझ सकते हैं कि आपको 1 मिनट के अंदर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने जितनी स्पीड मेंटेन रखनी होगी, ठीक है। रिटन एग्जामिनेशन के साथ साथ यहाँ पे इंटरव्यू भी है, जिसकी कितने मार्क्स हैं, इंटरव्यू के मार्क्स हैं आपके 15, जो कि 10% मार्क्स रखे गए हैं आपके जो रिटन एग्जाम है उसके। तो सिर्फ रिटन एग्जामिनेशन नहीं होगा, रिटन अगर आपका क्लियर हो जाता है तो आपको इंटरव्यू में भी अपीयर होना होगा। उसके बाद ही आपका फाइनल सिलेक्शन का जो भी होगा वो रिजल्ट आएगा। यहाँ पे आप देखिए, इसके अलावा देखिए इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी है। और नेगेटिव मार्किंग कितनी है, फॉर एवरी रॉन्ग आंसर 1/3 ऑफ द मार्क्स प्रिस्क्राइब फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन शैल बी डिडक्टेड। यानी कितने मार्क्स, अगर आप कोई भी क्वेश्चन गलत अटेम्प्ट करते हैं तो आपकी 1/3 इसकी नेगेटिव मार्किंग होगी। तो इसके लिए भी बहुत केयरफुल रहना है, ठीक है। इसके बाद आप देखिए सिलेबस एंड स्कोप ऑफ पेपर की अगर हम बात करें तो इन्होंने लिखा है द स्कीम एंड सिलेबस ऑफ रिटन एग्जामिनेशन शैल बी सच एज मे बी डिसाइडेड बाय द कमीशन फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो जो भी सिलेबस होगा उसके बारे में अपडेट कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं एक चीज बता देती हूँ, जब 2019 में ये पेपर हुआ था तब आपका यहाँ पे जो सिलेबस मेंशन था, अभी हालांकि इसका सिलेबस जो होगा वो यहाँ पे अपडेट कर दिया जाएगा, बट 2019 का अगर आप देखें तो जो भी सब ब्रांच है उनके जितने भी कोर सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे सिविल इंजीनियरिंग के कोर सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, अराउंड 10 सब्जेक्ट्स इनके हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है उनके जो भी कोर सब्जेक्ट्स हैं। तो बेसिकली जो भी आपकी ब्रांच है, अगर अभी हम तो जैसे अगर बात करें हमारे कंप्यूटर साइंस की, तो देखिए कंप्यूटर साइंस में हम बता देते हैं आपको, ये सिलेबस 2019 में जो पेपर हुआ था उसका है। मैं जस्ट आपको ओवरव्यू देने के लिए एक बार ये बताना चाह रही हूँ कि किस तरीके का सिलेबस था तब का। तो ज़्यादा बहुत फेरबदल नहीं होगा, थोड़ा माइनर चेंजेस होंगे, बट आप देख सकते हैं कि जो भी अपने कोर सब्जेक्ट्स हैं वो सारे इसके अंदर इंक्लूड है, चाहे डिजिटल लॉजिक हो, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, आर्किटेक्चर, प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेस, इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड करंट टेक्नोलॉजीज। तो जनरली जो भी कोर सब्जेक्ट्स हैं वो आपके इसके अंदर आएंगे। अब यहाँ पे आप देखिए काफी सब्जेक्ट्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जैसे हम प्रोग्रामिंग तो अभी कर ही रहे हैं, ठीक है ना। इसके अलावा हमने डीबीएमएस कर लिया है, ठीक है, डीबीएमएस के अलावा हमने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर लिया है, कंप्यूटर नेटवर्क्स कर लिया है। तो काफी सब्जेक्ट्स के तो ऑलरेडी हमारे पास प्लेलिस्ट अवेलेबल है, फुल फ्लैश प्लेलिस्ट अवेलेबल है, जिसके थ्रू आप इन सब्जेक्ट्स की तैयारी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि और भी सब्जेक्ट्स की मैं प्लेलिस्ट लेके आऊँ तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। I will definitely try to make a playlist, but firstly मुझे बताइएगा कि if you really want that playlist of the subjects at free of cost, तो मैं जरूर ये playlist भी आपके लिए लाने की कोशिश करूंगी। तो ये जनरली सब्जेक्ट था, बाकी तो अभी जो भी कमीशन डिसाइड करेंगे वो सब्जेक्ट आपका होगा, सिलेबस होगा वो हम और देख लेंगे जब भी आएगा, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस रहने वाला है। इसके अलावा इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जो आपका 1 ईयर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए, उसका इन्होंने आप ये देखिए लास्ट में परफॉर्मा दे रखा है। इस परफॉर्मा में ही आपको ये एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अपलोड करना है, तो आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। इसमें वही पत्रावली क्रमांक, प्रेषित क्रमांक, ठीक है, आपका जो भी विभाग था जहाँ पे आप कार्यरत थे उसके डिटेल्स आपको देनी है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, किस जिले में था, राज्य का नाम बताना है, संस्था क्या थी, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका जो भी डिटेल्स है कि जो भी पर्सन है उसका नाम, ठीक है, उसके पिता या पति का नाम, जन्म तिथि, ये सब लिखेंगे। यहाँ पे आपकी डिटेल्स आ जाएंगी, किस ड्यूरेशन के लिए आप कार्यरत थे, ठीक है, और जो भी अथॉरिटी है उनके सिग्नेचर्स आ जाएंगे। यहाँ पे इन्होंने दे रखा है कि अगर कोई चीज इसमें से एप्लीकेबल नहीं है तो उसको आप क्रॉस कर सकते हैं। तो देखिए इस परफॉर्मा में आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भरा जाएगा। तो अब देखिए आप प्लीज ये सब जो भी चीजें हैं ये सब कंप्लीट करवा के रखिए, ताकि क्या है जब फॉर्म भरें तो कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। तो ये था आपका वाइस प्रिंसिपल का फॉर्म, जिसके अंदर टोटल 36 पोस्ट हैं। लेवल जो है आपका 14 होने वाला है इसका पे मैट्रिक्स लेवल, और ग्रेड पे आपकी इसमें होने वाली है 5400। तो अच्छी जॉब है, अच्छे लेवल की जॉब है, लेकिन पोस्टें कम है और कंपटीशन इसमें मान लीजिए ज्यादा ही होगा, ठीक है, क्योंकि ये भी काफी टाइम बाद आई है ये जॉब। तो
इस एग्ज़ाम की तैयारी भी हम रखेंगे। अभी हमारी आरपीएससी प्रोग्रामर की तैयारी तो चल ही रही है, जैसे ही वो ख़त्म होगी हम कोशिश करेंगे कि हम इसकी तैयारी भी स्टार्ट करवाएं हमारे चैनल के ऊपर। तो अगर आप सच में चाहते हैं कि इसकी तैयारी भी हम चैनल पे स्टार्ट कराएं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।